नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है पर है उतना ही परेशान करने वाला। मतलब डिजिटल इंडिया के इस दौर में कोई ये कैसे साबित करे कि वो कौन है, खासकर तब जब उनके जन्म का कोई कागजी सबूत ही मौजूद न हो। हमारे पास जो स्रोत है वे एक बहुत बड़े सरकारी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। एक ऐसी जांच जो सीधे तौर पर साल 1987 से पहले जन्मे लाखों लोगों की पहचान को परख सकती है और ये उनकी सरकारी सुविधाओं, उनके अधिकारों सब पर असर डाल सकता है। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है, इस बदलाव के पीछे की बड़ी सोच क्या है और सबसे जरूरी, अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसा मुख्य दस्तावेज नहीं है तो उनके लिए आगे का रास्ता क्या है। चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए ही ये खास मुद्दा क्यों है। मतलब बात तो सीधी सी लगती है कि उस दौर में खासकर गांवों में ज्यादातर बच्चों का जन्म घर पर ही होता था। बिल्कुल। तब ना तो अस्पतालों का इतना चलन था और ना ही कोई जन्म प्रमाण पत्र को इतनी अहमियत देता था। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये सब अचानक नहीं हो रहा है। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा लगता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कई राज्यों में एक खास प्रक्रिया शुरू की है। क्या प्रक्रिया? इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहा जा रहा है। ओके। और इसके तहत सिर्फ वोटर लिस्ट ही नहीं बल्कि पहचान से जुड़े सभी दस्तावेजों की बहुत सख्ती से जांच की जा रही है। जब मैंने आपके दिए हुए सोर्स पढ़े तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। बिहार में हाल ही में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। क्या ये वाकई सिर्फ दस्तावेजों की कमी की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, ये सिर्फ दस्तावेजों की कमी का मामला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब बिहार का उदाहरण सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। ये SIR प्रक्रिया जो है वो सीधे तौर पर वन नेशन वन वोटर ID जैसी बड़ी योजनाओं से जुड़ी हुई है। अच्छा। इसका असली मकसद सिर्फ गलतियों को सुधारना नहीं बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पहचान का इकोसिस्टम तैयार करना है जहां कोई भी नागरिक रिकॉर्ड से बाहर न हो। एग्जैक्टली। ये भविष्य के गवर्नेंस का एक खाका है जहां हर व्यक्ति की पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सालों से जो कागजात चले आ रहे थे, जिनकी बिना पर लोगों ने वोट दिया, बैंक खाते खोले, वो अब काफी नहीं है। बिल्कुल। और यही तो असली डर है ना। हाँ। कि कल को कोई अधिकारी दरवाजे पर आकर वो कागज मांग ले जो आपके पास है ही नहीं, या जो सिस्टम की नई जरूरतों पर खरा नहीं उतरता, तो फिर क्या होगा? और ये डर बिल्कुल जायज है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ कागज होने की नहीं है बल्कि सभी कागजों में जानकारी के 100% एक जैसे होने की है। ठीक है, तो फिर इस चुनौती से निपटने के लिए लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए? कौन कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें अभी से दुरुस्त कर लेना चाहिए? चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज फोटो। ये तो आसान लगता है। हाँ, पर इसमें भी एक पेच है। लोग अक्सर सालों पुरानी फोटो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब नियम कहता है कि फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और इसके पीछे एक तकनीकी वजह है। अच्छा, वो क्या? अब कई जगहों पर आपकी फोटो का मिलान आपके दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसे आधार कार्ड से किया जाता है। अगर आपका चेहरा आज की तारीख में उस पुरानी फोटो से नहीं मिलता तो सिस्टम आपको फ्लैग कर सकता है। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और पढ़ाई के कागजात का क्या? अगर किसी के पास 10वीं की मार्कशीट ना हो, जो कि उस पीढ़ी के कई लोगों के साथ हो सकता है। ये एक बहुत आम समस्या है, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ 5वीं या 8वीं तक भी पढ़ाई की है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर स्कूल छोड़ने पर मिलने वाली TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल के रजिस्टर में दर्ज कोई भी पुराना रिकॉर्ड बहुत काम आ सकता है। अच्छा। असल में ये जन्म तिथि का एक बहुत मजबूत प्रमाण माना जाता है, क्योंकि ये उस समय का रिकॉर्ड है जब भविष्य में इन सब दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। सही बात है। और जमीन या मकान के कागजात, उनकी क्या अहमियत है? उनकी अहमियत दोगुनी है। एक पुरानी रजिस्ट्री न सिर्फ आपकी संपत्ति का सबूत है, बल्कि ये इस बात का भी पक्का प्रमाण है कि आपका परिवार उस जगह पर दशकों से रह रहा है। मतलब निवास का प्रमाण? बिल्कुल। ये आपके निवास को साबित करता है, जो पहचान के सत्यापन में एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इसी तरह अगर पासपोर्ट है तो वो तो सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर कई और जांचें शामिल होती हैं, इसलिए इसे एक बहुत ही भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। कई लोग, खासकर पुरानी पीढ़ी के, अपनी जन्म तिथि के लिए कुंडली पर बहुत भरोसा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो क्या उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है?
देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सांस्कृतिक रूप से कुंडली का बहुत महत्व है, लेकिन कानूनी तौर पर यह सिर्फ एक सहायक दस्तावेज है, मुख्य प्रमाण नहीं। अच्छा, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। हाँ, आप इसे अपनी बात को मजबूती देने के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुंडली के आधार पर कोई सरकारी अधिकारी आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकता। सिस्टम को एक आधिकारिक दस्तावेज चाहिए होता है। ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन उस स्थिति के बारे में सोचे जहां किसी के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, न स्कूल का रिकॉर्ड, न जमीन के कागज। ऐसे बहुत से परिवार होंगे जो पीढ़ियों से किराए पर रह रहे हैं। उनके लिए क्या रास्ता है? ऐसे मामलों में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। माता पिता या दादा दादी के पुराने रिकॉर्ड काम आ सकते हैं। पर वो रिकॉर्ड मिलेंगे कहाँ? ये भी तो एक सवाल है। हाँ, इसके लिए थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी। हो सकता है दादाजी के पुराने बक्से में जमीन की कोई पुरानी रजिस्ट्री पड़ी हो, या पंचायत घर के पुराने रिकॉर्ड में परिवार का कोई जिक्र मिल जाए। कुछ समुदायों में परिवार की वंशावली सहेज कर रखने की परंपरा होती है, वो भी एक मजबूत आधार बन सकती है। मतलब ये सीधे प्रमाण तो नहीं है? नहीं, सीधे प्रमाण नहीं है, पर ये नए दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक शुरुआती बिंदु देते हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए भी तो लोग कई गलतियां कर बैठते होंगे। बहुत। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती तो नाम की स्पेलिंग में होती होगी। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है। बिल्कुल नहीं, ये छोटी सी बात नहीं है, बल्कि सबसे आम और खतरनाक गलतियों में से एक है। मेरे एक जानने वाले के साथ असल में ये हुआ था। बताइए। उनके पिता का नाम जमीन के कागजों में ब्रिजमोहन था और आधार कार्ड में ब्रिजमोहन, सिर्फ एक स्पेस का फर्क। अच्छा। बैंक ने उनका होम लोन का आवेदन सिर्फ इसी वजह से रोक दिया। उन्हें इसे ठीक कराने में 4 महीने लग गए। 4 महीने? सिर्फ एक स्पेस की वजह से? हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां आपकी जिंदगी को महीनों के लिए रोक सकती हैं। सिस्टम की नजर में राम कुमार और राम कुमार ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर जानकारी में ऐसा फर्क हो तो किस दस्तावेज को सही माना जाए? यहीं पर लोग उलझ जाते होंगे। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जिसके बारे में हमारे स्रोत साफ तौर पर बताते हैं। क्या? कि अगर जानकारी में फर्क हो तो किस दस्तावेज पर ज्यादा भरोसा करें। और जानकार हमेशा वोटर आईडी कार्ड की जानकारी को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। 1 मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? आजकल तो आधार कार्ड हर चीज से जुड़ा है, बैंक, पैन, फोन। उससे तो ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए ना। वोटर कार्ड तो बस चुनाव के लिए होता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, आधार का डेटा डायनामिक है, यानी उसे आप ऑनलाइन ओटीपी के जरिए भी बदल सकते हैं। हाँ, पता बदलना काफी आसान है। बिल्कुल। जबकि वोटर आईडी का डेटा स्टैटिक माना जाता है। उसे बदलने के लिए बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की फिजिकल वेरिफिकेशन लगती है। वो घर आके जांच करता है। हाँ, इसीलिए सरकारी नजर में वोटर आईडी के रिकॉर्ड की स्थिरता और भरोसा ज्यादा है। जब कोई अधिकारी सत्यापन करने आता है तो वो सबसे पहले वोटर लिस्ट से ही आपके नाम का मिलान करता है। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। मतलब सभी दस्तावेजों को वोटर आईडी के हिसाब से सिंक करना चाहिए, ना कि आधार के हिसाब से। बिल्कुल। और कौन सी गलतियां हैं जिनसे लोगों को बचना चाहिए? एक और बड़ी गलती होती है शादी के बाद महिलाओं के नाम को लेकर। शादी के बाद नाम और कभी कभी सरनेम भी बदल जाता है। लेकिन कई महिलाएं अपने बैंक खाते या दूसरे दस्तावेजों में शादी से पहले वाला नाम ही चलाती रहती हैं। हाँ, ये होता है। ये भविष्य में पति के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने या परिवार से जुड़ी किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। और पते की गड़बड़ी? वो भी एक आम समस्या है। गांवों और छोटे शहरों में पते अक्सर बदलते रहते हैं। अगर आपके कागजात में पुराना पता ही दर्ज है तो सत्यापन के समय अधिकारी को वो जगह मिलेगी ही नहीं और आपका आवेदन शक के दायरे में आ जाएगा। ये सब सुनकर ही किसी को तनाव हो सकता है। इतनी सारी बारीकियां, इतनी भागदौड़ है। तो मुझे लगता है कि इसी डर और झंझट से बचने के लिए लोग बिचौलियों या दलालों के चक्कर में फंस जाते होंगे। और यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। कैसे? ये दलाल आपको हफ्ते भर में कागजात बनवाने का वादा करते हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन ये लोग अक्सर पैसे लेकर नकली या अधूरे दस्तावेज बना देते हैं, जो पहली नजर में असली लग सकते हैं। हाँ, लेकिन जब उन दस्तावेजों का नंबर सरकारी ऑनलाइन सिस्टम में डालकर जांचा जाता है तो वो फर्जी निकलते हैं। और तब न सिर्फ आपका आवेदन रद्द होता है, बल्कि आप पर धोखाधड़ी के लिए कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बन जाता है। और उन लोगों का क्या जो सोचते हैं, अरे अभी क्या जल्दी है, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। ये टालमटोल, ये आदत। हाँ, इस आदत का क्या खतरा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये देरी बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसा कि हमने शुरू में बात की, SIR यानी दस्तावेजों की सघन जांच की प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। ये भविष्य की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। बिल्कुल।
ये संभव है कि आने वाले समय में अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के घर घर सत्यापन के लिए पहुंचे। उस वक्त तो घबराहट होगी। और उसी घबराहट में लोग गलत फैसले लेते हैं, जैसे किसी दलाल को पकड़ना या अधूरी जानकारी देना। ये गलतियां जिंदगी भर भारी पड़ सकती हैं। मतलब ये समझना होगा कि दस्तावेज बनवाना अब कोई विकल्प नहीं रहा। नहीं, अब ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, गलतियां जान ली, अब समाधान पर आते हैं। उन लोगों के लिए आखिर रास्ता क्या है जिनके पास सच में कोई पुराना दस्तावेज नहीं है? क्या उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे सकारात्मक पहलू है। अच्छा। सरकार भी इस हकीकत को मानती है कि 1987 से पहले रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था मजबूत नहीं थी। इसीलिए कानून में ऐसे लोगों के लिए खास छूट और वैकल्पिक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। वो प्रक्रियाएं क्या है? कोई अगर आज शुरू करना चाहे तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक हलफनामा यानी एफिडेविट बनवाना। एफिडेविट? हाँ, ये कानूनी दस्तावेज होता है जिसे नोटरी से सत्यापित करवाया जाता है। इसमें व्यक्ति शपथ लेकर अपने जन्म की तारीख, जगह और परिवार की जानकारी की घोषणा करता है। यह आपके दावे का कानूनी आधार बनता है। लेकिन सिर्फ एक हलफनामे से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, उस हलफनामे के साथ आपको सहायक दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। जैसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका से जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र, परिवार के किसी सदस्य का पुराना दस्तावेज जिसमें आपका जिक्र हो, स्कूल का कोई रिकॉर्ड या आपके मोहल्ले के 2 प्रतिष्ठित लोगों की गवाही। अच्छा, मतलब कई चीजों को मिलाकर एक केस बनाना पड़ता है। बिल्कुल। इन सभी सबूतों को मिलाकर आपकी एक फाइल तैयार होती है, जिसके आधार पर रजिस्ट्रार ऑफिस से कानूनी रूप से मान्य जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है। लंबी है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। और ये जन्म प्रमाण पत्र आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? पहले तो इसके बिना भी काम चल जाता था। इसका जवाब हमारे आज के सिस्टम में छिपा है। आज का सिस्टम पूरी तरह से डेटा और दस्तावेजों पर आधारित है। सरकारी नौकरी हो, पेंशन हो, बीमा का क्लेम हो, बैंक से कोई बड़ा लोन लेना हो या विदेश यात्रा करनी हो, हर जगह आपकी उम्र और पहचान का पक्का प्रमाण मांगा जाता है। आज का सिस्टम सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करता, उसे लिखित और सत्यापित प्रमाण चाहिए। सही बात है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र अब किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली दस्तावेज बन गया है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि घबराने की नहीं बल्कि तैयारी करने की जरूरत है। बिल्कुल। अपने सभी दस्तावेजों को निकालिए, उनकी बारीकी से जांच कीजिए, खासकर नाम, पिता का नाम और पते का अपने वोटर आईडी कार्ड से मिलान कीजिए। यही सबसे जरूरी है। और अगर कोई कमी है तो उसे ठीक करवाने के काम में देरी बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाते हैं। अपने दस्तावेजों को सुरक्षित करने से परे ये बड़े स्तर की जांच डिजिटल युग में हमारी पहचान को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो क्या है? जैसे जैसे हमारी भौतिक पहचान यानी हम खुद और हमारी डिजिटल पहचान यानी हमारा डेटा एक होते जा रहे हैं, भविष्य में ये साबित करने का क्या मतलब होगा कि आप कौन हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और अगले दशक में ये अवधारणा कैसे विकसित होगी जब हमारी पहचान सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हमेशा बदलते रहने वाले डिजिटल रिकॉर्ड्स में कैद होगी?